हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत क्लास नंबर 8 है। तो दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप। अगर भारत के भौतिक स्वरूप के अलावा अगर कहीं पर भी ये आता है कि भारत की भौतिक संरचना क्या है, भारत की भौगोलिक आकृतियाँ क्या है, तो इन सभी का जो अर्थ है, इन सभी का जो मतलब है वो यही है। भारत के भौतिक स्वरूप, भारत की भौगोलिक संरचना, भारत की भू आकृतियाँ, इन सभी तीनों का जो मतलब है वो एक ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। बड़ी बड़ी जो संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रेन से देखते हैं तो बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं, पहाड़ियाँ दिखाई देते हैं और खेती जहाँ होती है वो मैदान दिखाई देते हैं। तो देखिए, भारत की भौतिक स्वरूप के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े जो स्वरूप हैं, उसको हम देखते हैं। पर्वत, भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 10.7% में पर्वत है। 10.7% में पर्वत है। इसके अलावा हम देखते हैं 18.6% में पहाड़ियाँ हैं, 18.6% में पहाड़ियाँ हैं और 27.7% में पठार है, 27.7% में, और बचा 43% में मैदान है। तो पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान को हमने 100% मतलब पूरे भारत के भौगोलिक स्वरूप को देखकर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर कभी किसी भी एग्जाम में आता है कि पर्वत कितने क्षेत्रफल में है, तो 10.7% में पर्वत है। अगर कभी आता पहाड़ियाँ कितने में है, तो इसी तरह से हम जब भी कोई भी एग्जाम आता है, उन एग्जामों में हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी पर्वत, कौन सी पठार या फिर मैदान कितने % में है, तो वो हम इसी को याद करके जवाब देंगे उसके। अब देखिए भारत के भौतिक स्वरूप के भाग कई किताबों में हमने पढ़ा है, कई किताबों में हम देखते हैं, किसी किताब में भारत के भौतिक स्वरूपों को 4 भागों में बांटा गया है, किसी किताब में भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। जब NCERT बुक हम पढ़ते हैं तो भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटा गया है। इसलिए हम यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है हिमालय पर्वत, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखते हैं हम कि मैदान दिखाई देते हैं। तो दूसरा है उत्तर के मैदान। इसके बाद हम दक्षिण की ओर आते हैं, जो भारत की मुख्य भूमि थी, उसको हम देखते हैं तो आता है दक्कन के पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद हम देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो गुजरात से चल के महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो तटीय क्षेत्र है, इसी तटीय क्षेत्र को कहा जाता है तटीय मैदान। इसके बाद 5वां है भारतीय द्वीप। भारतीय द्वीप के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जैसे द्वीप आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल, राजस्थान और छोटा सा गुजरात में पाया जाने वाला मरुस्थल, जहाँ पर खेती मतलब शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, वो है भारतीय मरुस्थल। तो आने वाले जितने भी क्लासेस हैं, उन क्लासों में हम इन्हीं के बारे में सही से अध्ययन करेंगे। देखिए, आज हम करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत क्या है? तो देखिए, आज की क्लास में हम हिमालय पर्वत की ना तो ये बताने वाले हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, क्या इसकी विशेषता है। आज हम इसकी विशेषता से हटके आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति के पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी जो आज एक ठोस बनी हुई है, अगर हम करोड़ों वर्ष पहले जाते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी जो थी वो गैसों की बनी थी। पृथ्वी में कोई भी स्थलखंड नहीं था। जैसे ही पृथ्वी ठंडी होने लगी, ऊपर की जो परत थी वो वायुमंडल से स्पर्श होने लगी, इस वजह से वो ठोस होने लगी। जब वो ठोस हो गई तो एक स्थलखंड का निर्माण हुआ। तो देखिए, ये अगर कोई पृथ्वी है और ये स्थलखंड बना, तो देखिए इस पृथ्वी में एक स्थलखंड बना, उस स्थलखंड को एक नाम दिया गया, उसका नाम था पेंजिया। तो देखिए, ये पेंजिया है। इस पेंजिया के चारों ओर पानी है। इस पेंजिया को पानी को कहा गया पैंथालासा। स्थलखंड को कहा गया पेंजिया, उसके चारों ओर पानी को कहा गया पैंथालासा। समय बदला, समय कैसे समय बदला, इसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी की
संवाहनी धारा जो होती है वो चलती रहती है अंदर से, केंद्र से संवाहनी धाराएं चलती रहती है। तो क्या हुआ कि इन संवाहनी धाराओं के द्वारा जो भूपर्पटी था उसका विखंडन होने लगा। जब विखंडन होने लगा तो वो जो भूखंड था वो अपने अपनी ओर जाने लगा। जब विखंडन होगा तो जो भूपर्पटी था वो अपने अपनी ओर जाने लगा, तो इसका विखंडन होना शुरू हो गया। जब विखंडन होना शुरू हो गया तो ये लगभग 2 भागों में बट गई। 2 भागों में बट गई तो क्या हुआ, ऊपर के भाग को कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिण भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो ऊपरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। पैंजिया के 2 भाग हुए, उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो देखिए क्या होगा कि हमारा जो भारत था, प्रायद्वीपी भारत था, तो प्रायद्वीपी भारत की जो स्थिति थी वह गोंडवाना लैंड में थी। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये पैंजिया 2 भाग, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये अंगारा लैंड हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, भारत की जो स्थिति थी वो ये थी। तो भारत जो था वो गोंडवाना लैंड में स्थित था। इसके बाद क्या हुआ, आज से 22.5 करोड़ साल पहले की जो स्थिति थी पृथ्वी की भूखंडों की, वो ये थी। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया, भूखंडों ने अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया। 20 करोड़ साल पहले माना जाता है कि हमारा जो प्रायद्वीपी भारत है वह उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने लगा, उत्तर पूर्व की ओर मूवमेंट करने लगा। तो 20 करोड़ साल पहले इसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अगर आप ये कहें कि 20 करोड़ साल पहले कैसे कह सकते हैं, कैसे 20 करोड़ साल पहले है, 30 करोड़ साल की है। पृथ्वी के जो भूखंड हैं उनकी जो गति है, माना वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च किया, पाया कि यह भूखंड 1 साल में इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर मूवमेंट करता है, चलता है। तो उतने सालों के पीछे जाके देखते हैं कि ये भूखंड इतने सालों में यहाँ रहा होगा। अगर ये कहें कि एक्यूरेट इतना ही साल है तो ये नहीं कह सकते हैं। तो ये वैज्ञानिकों के रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि 20 साल पहले जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो यहाँ था, इसने मूवमेंट करना शुरू कर दी और यहाँ पहुँच गया। तो माना जाता है कि 14 करोड़ साल पहले इसने दक्षिण के भारत के प्रायद्वीपीय भाग ने दक्षिण के 50 दक्षिणी अक्षांश पार कर लिया था। और माना जाता है कि 6 से 7 जो प्रायद्वीपीय भारत है वो यूरेशिया प्लेट से टकराया, यूरेशिया भूखंड से टकराया। अब देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके छोटी छोटी चीज़ों को, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। इसके बाद हम देखेंगे 2 लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से अच्छे सिद्धांत दिए हैं, और जो कि सबसे सटीक सिद्धांतों में से एक है। देखिए 22 करोड़ साल पूर्व भारतीय प्रायद्वीप को एशिया महाद्वीप से टिथिस सागर अलग करता था। देखिए अभी हमने बताया पैंजिया के 2 भाग हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर बना, उस सागर को कहा गया टेथिस सागर। तो देखिए 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्रायद्वीप को एशिया महाद्वीप से टेथिस सागर अलग करता था। तो बीच में कौन सा सागर था, टेथिस सागर। 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हुआ। मैंने बताया कि 20 करोड़ साल पहले जो भारतीय प्रायद्वीप है वह मूवमेंट करना शुरू कर दिया था उत्तर पूर्व की ओर। 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व एशिया से टकराया। 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो प्रायद्वीपीय भारत है वह एशिया से टकराया, या फिर इस यूरेशिया भूखंड से टकराया। वर्तमान भारत के निर्माण में पहले बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आपस में टेथिस सागर से जुड़े हुए थे। देखिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो निर्माण है वो बहुत ही नवीनतम है, अभी इसका निर्माण हुआ है। पहले जब ऊपर टेथिस सागर था तो ना तो बंगाल की खाड़ी था, ना अरब सागर था, ना ही हिंद महासागर था। तो सभी जो है वो एक ही टेथिस सागर के रूप में थे, पहले एक ही टेथिस सागर के रूप में थे, ना बंगाल की खाड़ी था ना अरब सागर था। देखिए भारत का प्रायद्वीपीय भाग, पहले अफ्रीका। देखिए अभी हमने बताया भारत जो है वो दक्षिण गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगा और ये एशिया, ये यूरेशिया भूखंड से जुड़ गए, फिर टकरा गया। तो पहले ये अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था। तो प्राचीन या फिर
आज से कई करोड़ साल पहले भारत कौन कौन से देशों के भूखंड से लगा हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था, मेडागास्कर से लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था और अंटार्कटिक से लगा हुआ था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक गतियों से स्थलों का स्थानांतरण होने लगा और भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पूर्व की ओर जाने लगा। देखिए उसको सरल भाषा में समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक गतियाँ मतलब कि पृथ्वी के अंदर या केंद्र से आने वाली समावनी धाराओं। समावनी धारा क्या होती है? भूखंडों को चलने में मदद करती है, ऊर्जा देती है, प्लेटों को चलने में मदद करती है। इसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक गति मतलब समावनी धाराओं के द्वारा जो भूपर्पटी थी उसका विखंडन होने लगा। जब विखंडन होने लगा तो वो प्लेटें आपस में कई भागों में बट गई। इसलिए जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों में बटी हुई है और कई प्लेटों में से 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे बाद में। तो 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो ये 6 प्लेटें अपने अपने दिशा की ओर चल दी, जैसे उत्तर पूर्व की ओर कोई चल दी, कोई पश्चिम उत्तर की ओर चल दी। इसी तरह से सब प्लेटें अपनी अपनी ओर चल दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक देखते हैं कि ये टेथिस सागर है और ये भारत का भूखंड है। ये टेथिस सागर, ये भारत का भूखंड है। ये यूरेशिया प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है जो कि यहाँ से चल के आया था। ये यूरेशिया प्लेट है जो यहाँ है, बीच में सागर है। तो ये करोड़ों लाखों वर्ष से ये जा रही है और ये भी जा रहा है। ये प्लेट जो है यूरेशिया प्लेट, ये इस तरफ मूवमेंट करती थी पूरब की ओर। भारतीय प्लेट थी वो उत्तर पूरब की ओर करती थी। अब देखिए क्या हुआ, जब करोड़ों वर्ष से ये मूवमेंट कर रही है तो पृथ्वी के भूखंडों पर कई सालों से बारिश होती रही लगातार। तो क्या हुआ, जब बारिश होती रहती है तो बारिश और हवाओं के कारण जो ऊपर की परत है वो अपरदित होने लगती है। तो देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट में क्या हुआ कि हजारों लाखों वर्ष से हवाएं और बारिश की वजह से इसकी मृदा है वो अपरदित होती रही और वो अपरदित मृदा टेथिस सागर में जमा होती रही। वह मृदा टेथिस सागर में जमा होती रही। तो एक्चुअल में ये भी बात है कि इतना ज़्यादा अपरदित हुई कि टेथिस सागर का जो स्थल है वो जल स्तर से भी ऊपर आ गया। टेथिस सागर को जो स्तर है वो जल स्तर से भी ऊपर आ गया, इतना ज़्यादा अपरदित हुई। अब देखिए, अब इन सब की व्याख्या हिमालय की उत्पत्ति के लिए हमारे जो कुंवर जी हैं इनके द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए थे। इन सिद्धांतों को हम देखेंगे। अगर हमने इनके सिद्धांतों को पढ़ लिया तो हिमालय पूरी तरह से हमें समझ में आ जाएगा कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो देखते हैं कुंवर का भूसन्नति सिद्धांत। देखिए एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए कुंवर जी ने माना कि पृथ्वी में 3 परतें थीं। पृथ्वी में 3 परतें थीं। सबसे ऊपरी परत जो थी वो भूपर्पटी थी, वह वायुमंडल के स्पर्श में आई। इस वजह से उसका जो रूप है वो परिवर्तित हो गया, वह ठोस के रूप में बनने लगा। जब कोई चीज़ लिक्विड से ठोस के रूप में बनती है तो उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। जब कोई लिक्विड से ठोस के रूप में बनती है तो एकदम सीधे नहीं रहती बल्कि थोड़ा सा ऊंचा नीचा आता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा उठान होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा तलहटी होती है। तो देखिए उठान तलहटी होती है। तो देखिए इनने क्या कहा, समय के साथ ऊपरी परत वायुमंडल के स्पर्श में आई, ऊपरी भाग ठंडा होने लगा। जब ठंडा होने लगा तो क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग ठंडा होने से आकृति में परिवर्तन आया। आकृति में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया, कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो कोई भाग नीचे चला जाता है, कोई भाग उठान पर होता है, कोई भाग तलहटी में चला जाता है। इसके बाद क्या होगा, देखिए तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण भूमि का अवसाद तलहटी में चला जाता है। जब तेज बारिश होगी, हवा चलेगी तो ये इतना कट जाएगा और ये इतना भर जाएगा। तो ये देखिए इसको आप ध्यान से समझिए। इसी के द्वारा ही पता चलेगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसी से आपको पता चलेगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अभी स्थिति जो थी वो अलग थी, अब स्थिति क्या हो गई, ऐसी हो गई। इसी तरह से ये कटेगा और ये भर जाएगा। तो देखिए इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कई लाख हजार साल बाद। इसी तरह उन्होंने बताया। तो देखिए कुंवर के द्वारा दिए गए सिद्धांत की, देखिए कुंवर ने उस तलहटी को भूसन्नति कहा। इसलिए कुंवर के अनुसार वो टेथिस सागर ना होके टेथिस भूसन्नति है।
टेथिस भू सन्निधि है। कहने का मतलब है कोबर ने अपने पूरे सिद्धांत में टेथिस सागर का कहीं जिक्र नहीं किया, बल्कि उसको टेथिस भू सन्निधि कहा। देखिए अब उन्होंने बताया पहली स्टेज क्या होती है कि ये दो बड़े बड़े भूखंड हैं। इसके बाद क्या हुआ कि तेज हवा या बारिश के कारण इसकी जो मृदा होती है वो अपर्दित होती लगती है और ये इस तरह से भरने लगता है। जब इस तरह से भरने लगता है और ज़्यादा होती है तो ये और भर जाता है। तो आप सीधा सीधा समझिए थोड़ा सा, अगर हम किसी लोहे की एक छड़ को लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेते हैं, इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये नहीं प्रेस होगी, लेकिन जब इतना फोर्स लग जाता है कि प्रेस होने लगी, ये दबने लगी, तो देखिए इस तरह से दबने लगती है। तो आप सोचिए कि ये एक दो भूखंड है, इस पर क्या है प्रेशर लग रहा है, इस पर अपर्दन हो रहा है, इस पर अपर्दित पदार्थ आ रहे हैं। तो इस तरह से होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपर्दित पदार्थ लग जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चली जाएगी और अवतलन होने लगेगा। जब अवतलन होने लगेगा तो ये जो दोनों किनारे हैं, ये किनारे आपस में मिलने लगेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलने लगेंगे तो एक समय ऐसा होगा कि ये मिलते मिलते जब बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे तो इसका जो अपर्दित पदार्थ है जो बीच में जो यहाँ जमा हो रहा था वो एक पत्थर का रूप ले लेता है, अपर्दित पत्थर का रूप लेता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। तो ये जब मिलने लगेंगे, जब बिल्कुल पास आ जाएंगे दोनों किनारे, तो ये जो अपर्दित पदार्थ होगा ये इसमें बलन होने लगेगा। जब बलन होने लगेगा तो ये ऊपर निकल आएगा बलित के रूप में, ये ऊपर निकल आएगा बलित के रूप में। और यही जब ऊपर निकल आएगा तो यह एक चट्टान पहाड़ का रूप ले लेता है। इसी चट्टान और इसी पर्वत का रूप जो होता है, इसी के द्वारा बना है हिमालय पर्वत। इसी को कहते हैं मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत। तो ये जब आपस में मिलने लगेंगे तभी यहाँ का जो अपर्दित पदार्थ है ये बाहर निकल आएगा पत्थर के रूप में और एक बड़ा सा हिमालय या बड़ा सा पर्वत का निर्माण कर देता है। इसी तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए ये जब पास आने लगे तो जो अपर्दित पदार्थ था वो एकदम से निकल गया और हिमालय और भी कई पर्वतों के निर्माण किए हैं। देखिए जब यह अवसाद भाग तलहटी को भर देंगे, एक समय बाद तलहटी नीचे की ओर चले जाएगी। अभी हमने बताया यह तलहटी पे जमा होते जाएंगे, एक समय बाद तलहटी नीचे की ओर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जब वजन भारी होगा तो ये नीचे की ओर चली जाएगी। और ऊपर में के दोनों किनारे आप देखिए, जितने ये नीचे जाएगी उतने ही ये किनारे आपस में मिलते जाएंगे। एक समय जब दोनों किनारे आपस में पास हो जाते हैं तो वह अवसाद बाहर की ओर निकलने लगता है और मोड़दार बलित पर्वत का निर्माण कर देता है। जैसे ये मिलने लगेंगे, ये बलित जो अवसाद है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और बलित पर्वत का निर्माण कर देता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अभी हमने देखा है कि उसमें अवसाद जमा होते रहे हैं। जब दोनों, कौन से दोनों, ये और ये, अब हम समझते हैं इस फिगर, इस सन्निधि को यहाँ से। तो देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये यूरेशिया प्लेट है, ये पूरब की ओर जा रही है, ये उत्तर पूरब की ओर जा रही है भारत। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें हजारों लाखों वर्ष से नदियाँ बह रही हैं और हजारों लाखों वर्ष से नदियाँ बह रही हैं तो अवसाद अपने इसमें गिरा रही हैं। इसी तरह से ये गिरा रही है। तो इसमें इतने ज़्यादा अवसाद गिरे कि टेथिस सागर जो स्थल है, ज़मीनी जो सागर के नीचे स्थल था, वो जल स्तर के ऊपर आ गया। तो इसके बाद गिराते गिराते क्या हुआ, जब ये बिल्कुल पास में मिलने लगी, यानी कि भारत की जो स्थिति है वो ऐसे होने लगी और पास आने लगी, तो जो इसके बीच में अवसाद फंसा था, इसके बीच में अवसाद था, वो बाहर निकलने लगा और बलित पर्वत के रूप में निर्माण हो गया। उसी बलित पर्वत के रूप में उसको कहते हैं हम हिमालय। तो यूरेशिया प्लेट, भारतीय प्रायद्वीप की प्लेट के बीच में एक बहुत ही बड़े भूखंड का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं हम हिमालय पर्वत। अब देखिए हिमालय पर्वत के अंतर्गत 3 पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। अब देखिए हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ तो किसी एक पर्वतमाला का निर्माण नहीं हुआ, एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसके बाद ये बढ़ती गई, ये उत्तर की ओर प्रभावित हुई, ये और बढ़ती गई। इसके बाद कुछ समय बाद एक नए पर्वतमाला का निर्माण हुआ,
जिसको मध्य पर्वतमाला कहते हैं, मध्य पर्वतमाला। तो मध्य पर्वतमाला भी बढ़ी, लेकिन हिमालय बढ़ता ही जा रहा है। जो बृहद श्रृंखला थी ये और बड़ी, बृहद श्रृंखला और बढ़ती जा रही है। तो कुछ समय बाद एक और पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं शिवालिक। तो देखिए ये तीसरी बढ़ती जा रही है और हिमालय मतलब तीनों पर्वतमालाओं का निर्माण होते जा रहा है। आज भी माना जाता है कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो बढ़ती जा रही है। आज भी माना जाता है कि हिमालय की जो चोटियां हैं या फिर हिमालय है उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। कभी कभी हम कहते हैं कि क्या पहाड़ पर्वत बढ़ते हैं, तो हाँ पहाड़ पर्वत बढ़ते हैं, बशर्ते वो किस हिमालय पर्वत लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो गति होती है बढ़ने की वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। अगर हम 100 सालों में देखें कि 1 मीटर बढ़ा है, 2 मीटर बढ़ा है, तो बहुत ही कम है। मतलब एक आदमी की लाइफ में 1 मीटर भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको नापना बहुत ही कठिन है। देखिए प्रथम चरण में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, समय के साथ अनेक दक्षिण के समानांतर लघु हिमालय का निर्माण हुआ। बृहद हिमालय के बगल में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय में जीव के अवशेष पाए जाते हैं। देखो लघु हिमालय में ही जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बीच एक टेथिस सागर था, और टेथिस सागर रहेगा तो वहाँ मछलियाँ और भी कई जीव रहेंगे। जब जीव रहेंगे तो उसमें अवशेष पाए जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अंतिम शिवालिक श्रेणी का भी निर्माण हो गया। अंतिम शिवालिक श्रेणी का भी निर्माण हो गया। तो तीनों जो श्रेणी हैं वो आपस में समानांतर हैं। सबसे बृहद सबसे ऊंची है, फिर लघु है, फिर शिवालिक है। आइए अभी हमने कोबर की भूसन्निधि सिद्धांत के अंतर्गत देखा कैसे हिमालय का निर्माण। देखते हैं एक और महान व्यक्ति थे हैरी हेस जी। तो हैरी हेस के द्वारा दिए गए सिद्धांत को भी हम देखते हैं कैसे हैरी हेस ने कहा कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो देखिए हैरी हेस जी के अनुसार बताया गया कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम संरचना को देखते हैं, पृथ्वी के ये भाग को अगर हम इतना काटते हैं तो देखते हैं ये 3 भागों में विभक्त है। पहला है कोर, फिर मेंटल या भूपर्पटी। तो देखिए इन्होंने माना कि भूपर्पटी के नीचे एक द्रव्यमान वाला मेंटल है, उस पर ये प्लेट जो होती हैं वो तैरती रहती हैं और मूवमेंट करती रहती हैं। ऊपर की जो प्लेट हैं वो मूवमेंट करती रहती हैं। और देखिए पूरे विश्व में कई विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं। उन विभिन्न प्रकार की प्लेटों में 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। उन 6 बड़ी बड़ी प्लेटों में एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है। इन्होंने माना कि इसके नीचे द्रव्यमान वाली चीज़ें, इसका द्रव्यमान अधिक है इसलिए ये तैर रही हैं और ये मूवमेंट करती हैं। तो देखिए इस प्लेट का जो लंबाई मोटाई है वो है समुद्र में, महासागरों में 100 किलोमीटर लगभग है, और हम स्थल की ओर जाते हैं तो इसकी मोटाई जो है वो लगभग 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये क्या होगा, ये आपस में मूवमेंट करती रहते हैं। किसके द्वारा? पृथ्वी की समावनी धाराओं के द्वारा भूपर्पटी का विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद प्लेटें को एनर्जी मिली और ये अपने कोई उत्तर की ओर, कोई पूरब की ओर, कोई दक्षिण की ओर अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो देखिए इन्होंने भी माना है कि इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है टेथिस सागर। तो टेथिस सागर को भी इन्होंने भी माना, और इन्होंने ये भी माना कि इसमें यहाँ का पानी, यहाँ का अवसाद लगातार गिरे हुए हैं और ये भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो टेथिस सागर में जहाँ पर अवसाद जमा हुए हैं, जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराई, इसका मूवमेंट जो था वो इस तरफ था और ये पूरब की ओर जा रही थी। तो ये इंडियन प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से टकराई, किसके द्वारा? इसके मूवमेंट के द्वारा। तो टेथिस सागर में भरा हुआ मलबा, टेथिस सागर में भरा हुआ अवसाद ऊपर की ओर आ गया और हिमालय जैसे बृहद पर्वत का निर्माण किया। तो हैरी हेस जी के अनुसार भी विभिन्न प्लेटें पाई जाती हैं, 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा प्लेट को पृथ्वी के समान धाराओं के द्वारा ऊर्जा मिलती है चलने में। यह प्लेट गतिमान है, कहीं किसी से मिल, देखिए जब कोई प्लेट चीज़ गतिमान होती है तो देखिए कोई प्लेट ऐसी चल रही है, कोई ऐसी, तो ये आपस में टकराएंगी, और कोई प्लेट ऐसी होंगी कि ये आपस में
दूर जा रही हैं तो ये आपस में नहीं टकराएंगी। तो प्लेटों की गतिमान है। कोई प्लेट ऐसी होंगी, ये देखिए प्लेट आपस में टकरा रही हैं, कोई प्लेट ऐसी हैं जो आपस में दूर जा रही हैं। तो इन्होंने माना कि ये जो इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और बीच में फंसे हुए मलबे के द्वारा इन्होंने हिमालय जैसे बड़े भूखंड का निर्माण किया। और कई प्लेटें ऐसी हैं जो आपस में दूर जाती हैं, वहाँ पर किसी प्रकार के हिमालय जैसी संरचना का निर्माण नहीं हुआ। तो आज हमने ये देखा कि भारत की भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ कितने उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत के भौतिक स्वरूपों के भाग के बारे में पढ़ा। भाग का मतलब है कौन कौन से 6 प्रकार हैं। तो हमने पहला प्रकार हिमालय को आज शुरू किया है और हिमालय के स्वरूप के बारे में हमने आज हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई उसको हमने थोड़ा सा देखा। इसके बाद कोबर जी के द्वारा दिए गए सिद्धांत से हमने देखा हिमालय का कैसे निर्माण हुआ। इसके अलावा दूसरे महान व्यक्ति हैरी हेस जी के द्वारा दिए गए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा भी देखा हमने कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। तो आगे बने रहिए, आगे हम हिमालय की विशेषता और हिमालय को बड़े विस्तार के रूप में पढ़ेंगे।